हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी प्री के हिसाब से एमपीपीएससी प्री 2025 जो 16 फरवरी को होने वाली है। उसके लिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। यूनिट 6 भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक दिया है सिलेबस में, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था समाहित है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो सिलेबस में दिया नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें सब कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हमें बहुत ब्रॉड वे में इस टॉपिक को पढ़ना है। बाकी आगे के जो टॉपिक हैं वो तो सीधे सीधे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमें कवर करना पड़ेंगी, जो मैं कवर कर रहा हूं। तो इसमें मैंने अभी तक जीडीपी की स्थिति बता दी है। जीडीपी में भारत की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति बता दी है। जीडीपी भारत की कितनी है, मध्य प्रदेश की कितनी है, जीडीपी में वृद्धि भारत तथा मध्य प्रदेश में, जीडीपी के अंतर्गत जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें वृद्धि मैंने बताई है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो जीडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान मैंने बताया हुआ है ना। जीबीए में योगदान बताया है। जीडीपी जीबीए को डिफाइन मैंने किया है, कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया है। तो प्रति व्यक्ति आय भारत तथा मध्य प्रदेश की वो मैंने बता दी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बता दी है। जीडीपी में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, जीडीपी में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश की स्थिति मैंने बताई है। ओवरऑल जो भारतीय राज्य हैं उनकी स्थिति मैंने जीडीपी में बताई है, प्रति व्यक्ति आय में बताई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के संबंध में मैंने बताई है ना। तो यहां तक मैंने कंप्लीट कराया है। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा मैंने बजट के संबंध में भी बताया था। बजट संबंधी जो प्रावधान 2024-25 का जो भारतीय बजट है, मध्य प्रदेश का बजट है, उसमें मैंने क्या क्या प्रावधान वो भी मैंने बताए थे। कितना व्यय होगा, कितनी प्राप्तियां होंगी, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं, ये है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको सार्वजनिक ऋण बोलते हैं। ये ऋण दो प्रकार का होता है, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण का मतलब होता है कि जो देश के अंदर लिया जाता है, देश के अंदर की जो संस्थाएं हैं उनसे जो उधार सरकार लेती है उसको आंतरिक ऋण कहा जाता है। बाह्य ऋण जो बाहर से लिया जाता है, नहीं विदेशों से लिया जाता है, उसको हम बाह्य ऋण के अंतर्गत रखते हैं। तो ये है इसकी सामान्य डेफिनेशन। मैं एक्चुअली जो भी यहाँ पर डेटा बता रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बता रहा हूं। हो सकता है आपको सिलेबस में आपके वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछे, सिलेबस में चूंकि उस टाइप का दिया नहीं है तो हो सकता है उसके बारे में नहीं पूछा जाए, डेटा पूछा जाए। लेकिन डेटा को याद रखने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। जैसे आगे हम राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे तो राजकोषीय घाटा कितना रहा भारत तथा मध्य प्रदेश का, ये आपको याद रखना। साथ ही राजकोषीय घाटा क्या है वो भी आपको याद रखना। हालांकि वो मेंस के सिलेबस में काफी डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन प्री में भी आपको उसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है राजकोषीय घाटे का मीनिंग भी पूछ ले, राजस्व घाटा क्या है वो भी पूछ सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है, उसका मीनिंग पूछ सकता है, प्राथमिक घाटा का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। तो हमें जो है ये पता होना चाहिए, आंकड़ा डेटा भी आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो उसी एस्पेक्ट से मैं सारी चीज बता रहा हूं। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग। अब इसके आंकड़े, सार्वजनिक ऋण की स्थिति भारत तथा मध्य प्रदेश की क्या है वो मैंने बताने का प्रयास किया। केंद्रीय ऋण, आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण, मध्य प्रदेश का ऋण है। केंद्रीय ऋण की स्थिति क्या है, मार्च 2024 तक 173 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पर कर्ज है, यानी ऋण। सितंबर 2024 तक अगर
हम डॉलर में इसको देखें तो 711.8 अरब डॉलर ये विदेशी ऋण है। 711.8 अरब डॉलर जो है सितंबर 2024 तक विदेशी ऋण भारत पर है, यानी केंद्र सरकार पर है। ये रुपए में है, मार्च 2024 तक का डेटा 173 लाख करोड़ रुपए, और ये डॉलर में है, ये बाह्य ऋण है, विदेशी ऋण जिसको हम बोलते हैं। विदेशी ऋण जो है 711.8 अरब डॉलर है, और ये डेटा है सितंबर 2024 तक नया डेटा है। मार्च 2024 तक जीडीपी में बाह्य ऋण का जो अनुपात है 18.7% है। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार। अभी जो एग्जाम हुआ है 2024 का प्री, उसमें ये पूछा गया था कि सितंबर 2023 तक जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात कितना है। तो उसमें जो ऑप्शन था वो 18.6% था, जो सही ऑप्शन था, ये ऑप्शन उसका सही था। तो यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मार्च 2024 तक जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात, वो क्वेश्चन था मार्च 2023 तक, मैंने ये लिखा है मार्च 2024 तक जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात, ये 18.7%, ध्यान रखना है। फिर मार्च 2024 में कुल ऋण के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात है 97.4%। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कुल ऋण के मुकाबले 97.4% है। तो इस तरीके से ये है केंद्रीय ऋण के संबंध में खास डेटा। इसके बाद आगे मध्य प्रदेश के ऋण के संबंध में कुछ डेटा यहां पर मैंने बताए हुए हैं। मार्च 2024 तक 3,75,573 करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार पर ऋण है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.75 लाख करोड़, है ना। 3.75 लाख करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार पर ऋण है। ये डेटा है मार्च 2024 तक का। 2023-24 में बकाया देनदारियां जीडीपी की हैं 28%, लगभग 30% के आसपास ये डेटा, कहीं 30% भी इसका मिलता है, मैंने 28% लिखा हुआ है। यह 2023-24 में बकाया देनदारियां हैं 28%, ये है जीडीपी जीएसडीपी की है, ठीक है। 2024-25 के अंत तक जो है ये देनदारियां हो जाएंगी 32% जीएसडीपी की, है ना। मतलब अभी जो करंट का डेटा है, जो बकाया देनदारियां मतलब जो मध्य प्रदेश सरकार को चुकाना है, लायबिलिटीज है, वो जीएसडीपी की है 28%, और ये आगे बढ़ करके 32% हो जाएंगे 2024-25 जो वित्त वर्ष है उसके अंत तक। तो ये डेटा एमपी ऋण के संदर्भ में मैंने बताए हैं आप लोगों को। इसके बाद हमें आगे कुछ घाटों के बारे में पढ़ना, घाटे जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इसके डेटा हमें पढ़ना है। तो उन घाटे उनको पढ़ने से पहले जो है हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं बजट से स्टार्ट कर रहा हूं। बजट जो है दो हिस्सों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है ना। एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट, ना। राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। देखिए राजस्व बजट में जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, वो रेगुलर होता है, मतलब रेगुलर जिसमें लेन देन होते हैं, यानी रेगुलर आय व्यय जो होती है उसको हम बोलते हैं राजस्व बजट। जिसमें इर्रेगुलर आय व्यय का ब्यौरा होता है ना, जिसमें रेगुलरिटी नहीं होती है, नियमितता नहीं होती है, वो जो आय व्यय होता है उसको हम बोलते हैं पूंजीगत बजट, यानी पूंजीगत आय और व्यय। तो राजस्व बजट को राजस्व आय, राजस्व व्यय में दो भागों में बांट दिया गया है। इस तरीके से पूंजीगत बजट को पूंजीगत आय व्यय में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि राजस्व आय में कौन सी मदद सम्मिलित है, राजस्व व्यय में कौन सी मदद सम्मिलित है, फिर पूंजीगत आय में कौन सी मदद सम्मिलित है, पूंजीगत व्यय में कौन सी मदद सम्मिलित है। इसके आधार पर ही हम राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा को समझ पाएंगे, ठीक है। तो राजस्व आय को वापस दो भागों में बांटा गया है, कर से आय और कर से भिन्न आय, यानी करों से जो आय होती है वो कर से आय हो गई। इसके अलावा अन्य सोर्स से जो इनकम होती है सरकार को, उसको बोलते हैं कर से भिन्न आय। राजस्व व्यय को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है,
योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, है ना। जो पहले से प्लान्ड व्यय होता है उसको बोलते हैं योजनागत, बोलते हैं प्लान्ड, और गैर योजनागत नॉन प्लान्ड। तो इस तरीके से राजस्व आय राजस्व व्यय से संबंधित मदे हैं। अब आगे ये राजस्व आय के अंतर्गत मदे हैं। राजस्व आय के अंतर्गत जो मदे हैं उसमें कर से आय, प्रत्यक्ष करों से होने वाली आय और अप्रत्यक्ष करों से होने वाली आय, केवल दो ही है इसमें। यानी जो करों से आय होती है या तो प्रत्यक्ष करों से होगी या अप्रत्यक्ष करों से होगी। प्रत्यक्ष कर यानी आयकर है, निगम कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है ना, स्टाम्प शुल्क है। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी आता है, सर्विस टैक्स इसी में आ गया, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी इसमें आती है। इसके अलावा जैसे वेट भी लगता है, पेट्रोलियम जो उत्पाद है उसमें वेट लगता है क्योंकि जीएसटी से बाहर है वो। शराब जीएसटी से बाहर तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है ना। तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद करों से भिन्न जो आय है उसमें ब्याज से आय जो मिलती है, सरकार ने जो उधार दिया हुआ है उसकी जो ब्याज सरकार को मिल रही है वो जो है ब्याज से आय। अनुदान की राशि, सरकार को अनुदान मिलता है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार इनको अनुदान मिलता है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार अनुदान देती है, केंद्र सरकार को जो है अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो अनुदान प्रदान करते हैं। लाभ तथा लाभांश, ये है कर से भिन्न आय। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाली आय इसके अंतर्गत सम्मिलित है। सेवाओं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, डाकतार से होने वाली जो इनकम है, इन सभी को जो हम कर से भिन्न आय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये आपको समझना है कि ये जो आय है ये रेगुलर होने वाली आय है ना। एक नियमित रूप से रेगुलरली जो आय होती है उसको हम कहते हैं राजस्व आय, है ना। इसके बाद राजस्व व्यय, जो रेगुलर खर्च होता है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसमें योजनागत व्यय, केंद्रीय योजनाएं जो होती हैं, राज्यों की वार्षिक योजना, है ना, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं। जैसे 5 साल के लिए जो भी अमाउंट डिसाइड किया गया है, 5 साल में उतना खर्च करना है तो वो योजनागत व्यय हो गया, फिक्स है। सरकार, केंद्र सरकार हर साल जो है राज्यों को एक निश्चित अमाउंट प्रदान करती है, उसको वार्षिक योजना कहा जाता है। केंद्र सरकार जो है राज्यों को हर साल एक निश्चित अमाउंट प्रदान करती है, उसको वार्षिक योजना कहा जाता है। तो ये सारी जो है जो व्यय है इनको योजनागत व्यय कहा जाता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत ब्याज अदायगी, सरकार ने उधार लिया भी है, सरकार ने उधार दिया भी है, तो सरकार ने जो उधार लिया है उसका ब्याज सरकार को नियमित रूप से चुकाना होता है, तो वो ब्याज अदायगी इसमें आ जाएगी। सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है अलग अलग सेक्टर्स में, तो सब्सिडी से जो खर्च होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा व्यय के, राजस्व व्यय के अंतर्गत। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में अनुदान देती है, तो अनुदान की जो राशि है जो सरकार देती है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। जो सरकार को अनुदान मिलता है वो राजस्व आय के अंतर्गत आएगा। ऐसी ब्याज है, ब्याज सरकार चुकाती भी है, सरकार को ब्याज मिलता भी है। जब सरकार ब्याज चुकाती है तो राजस्व व्यय, सरकार को ब्याज जब मिलता है तो राजस्व आय के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। तो ब्याज है, अनुदान है, ये राजस्व आय भी है, राजस्व व्यय भी है, क्योंकि रेगुलर सरकार को प्राप्त होते रहते हैं। सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय, सरकारी कार्मिकों का वेतन, सरकार की जो सेवाएं चल रही हैं, बैंकिंग है, बीमा है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, परिवहन है ना, सरकार जो भी सुविधाएं दे रही है, सरकार जो भी सेवाएं प्रदान कर रही है, संचार है, दूरसंचार है, परिवहन है ना, तो इसमें सरकार का जो खर्च होता है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो एक रेगुलर खर्च होता है। रेगुलर वेतन कार्मिकों को दिया जाता है तो राजस्व व्यय के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। तो ये है नियमित रूप से होने वाले आय व्यय, जिसको हम राजस्व आय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जो नियमित व्यय नहीं होते हैं, कभी कभी व्यय होते हैं, कोई फिक्स नहीं कि कब व्यय हो जाए या कब आय हो जाए, तो उनको हम पूंजीगत आय व्यय में सम्मिलित करते हैं। तो यह पूंजीगत आय, पूंजीगत आय के अंतर्गत ऋण लेना, पुराने ऋणों की प्राप्ति, है ना, सरकार उधार लेती है वो पूंजीगत आय है। सरकार ने जो उधार पहले दिया हुआ है किसी को, वो उधार जब सरकार को मिल जाता है,
मूलधन, निवल यानी मूलधन मिलता है, क्योंकि ब्याज जो है वो राजस्व आय व्यय में सम्मिलित हो रहा है ना। जो सरकार ने मूलधन किसी को दिया हुआ है तो वो मूलधन जो मिलता है सरकार को ऋण का, वो जो है पूंजीगत आय में सम्मिलित होगा। उसकी ब्याज सरकार ने जो चुकाई है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो उधार चूंकि कभी कभी लिया जाता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है, जरूरत पड़ने पर लिया जाता है, तो ऋण की जो राशि है वो पूंजीगत बजट का हिस्सा मानी जाती है। उसका जो ब्याज है, ब्याज देना ब्याज लेना, ये राजस्व बजट का हिस्सा हो जाता है। तो इससे आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ब्याज रेगुलरली मिलता है या हम देते हैं, है ना। जब ब्याज सरकार को मिलता है तो राजस्व आय है, जब ब्याज सरकार चुकाती है तो राजस्व व्यय, क्योंकि रेगुलर है। ऋण का अमाउंट जो होता है पूंजीगत बजट, और ब्याज का जो अमाउंट होता है वो राजस्व बजट का हिस्सा होता है। सरकार देती है तो व्यय, सरकार को ब्याज मिलता है तो राजस्व आय। वही चीज यहां पर भी है। ऋण सरकार ने दिया हुआ है तो उस समय जो है वो अमाउंट जो है पूंजीगत व्यय में सम्मिलित हो जाएगा। सरकार ने ऋण दिया है किसी को, जब वो ऋण का अमाउंट मूलधन सरकार को मिलेगा तो वो जो है पूंजीगत आय में सम्मिलित हो जाएगा। सरकार ने उधार आज मान लीजिए लिया है, तो जो मूलधन है ऋण का वो जो है राजस्व पूंजीगत आय हो गया। जब वो ऋण सरकार चुकाएगी तो उस समय जो है वो पूंजीगत व्यय में काउंट हो जाएगा। तो ऐसा है, ठीक है। तो ऋण लेना, सरकार ने चूंकि ऋण लिया हुआ है तो उसको आय हो रही है सरकार को, तो ये पूंजीगत आय हो गई। पुराने ऋण, पहले ऋण सरकार ने दिया हुआ है, किसी को दिया था, अब वो ऋण उसको मिल गया है सरकार को, तो वो इस समय जो है पूंजीगत आय हो जाएगा। जब सरकार ने ऋण दिया था तो उस समय जो है वो पूंजीगत व्यय में काउंट हुआ था ना। विनिवेश से होने वाली आय, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, निवेश यानी पैसे लगाना, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट यानी पैसे निकालना। सरकार पैसे लगाती भी है, सरकार पैसे निकाल भी लेती है। सरकार ने पैसे लगाए, अगर सरकार को वहां से कोई इनकम नहीं हो रही है तो सरकार पैसे निकाल लेती है, जिसको हम बोलते हैं विनिवेश। तो विनिवेशीकरण जो होता है वो पूंजीगत, विनिवेशीकरण से अमाउंट जो प्राप्त होता है सरकार को, वो जो है पूंजीगत आय हो जाती है। जब सरकार ने इन्वेस्ट किया था तो वो पूंजीगत व्यय हुआ था उस समय। अब सरकार उससे पैसे निकाल रही है तो पूंजीगत आय हो जाएगी, क्योंकि इनकम हो रही है सरकार को, पहले खर्च हो गया था तो व्यय के अंतर्गत आता था। स्थायी संपत्तियों को बेचने के लिए होने वाली आय, बेचने से होने वाली आय, कोई स्थायी परिसंपत्ति है, जब स्थायी परिसंपत्ति को खरीदा गया था तब उस समय जो है वो व्यय हो गया था, तो पूंजीगत व्यय था वो। अब उसी परिसंपत्ति को सरकार बेच रही है तो उससे इनकम हो रही है सरकार को, तो पूंजीगत आय हो जाएगी। तो एक ही अमाउंट जो है एक समय आय होता है और वही जो है व्यय बन जाता है। ऋणों की अदा, पूंजीगत व्यय है ये, ऋणों की अदायगी, सरकार ने ऋण जो लिया हुआ है उस ऋण को सरकार ने चुका दिया है तो पूंजीगत व्यय हो गया। निवेश से होने वाला व्यय, कोई इन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो उस इन्वेस्टमेंट में जो व्यय होता है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा, है ना। इसके बाद आता है स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में व्यय। कोई स्थायी परिसंपत्ति है, उसको निर्मित करने में जो खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिया जाने वाला अनुदान, ये जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ये भी आता है। देखिए, रेगुलर जो अनुदान दिया जाता है, लिया जाता है, वो राजस्व आय व्यय का हिस्सा होता है। अनुदान राजस्व आय व्यय का हिस्सा है, लेकिन ये जो अनुदान, क्योंकि ये कभी कभी दिया जा रहा है, विशेष परिस्थिति में दिया जाता है, तो स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जो भी अनुदान दिया गया है, दिया जाता है, वो है पूंजीगत व्यय, क्योंकि वो रेगुलर अनुदान नहीं होता है। जो रेगुलर अनुदान होता है, लिया जाता है, दिया जाता है या मिलता है, तो वो जो है राजस्व आय व्यय का हिस्सा माना जाता है। सरकार को अनुदान मिल रहा है रेगुलर तो राजस्व आय है, सरकार अनुदान दे रही है तो राजस्व व्यय है ना। केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, राज्य सरकारें पंचायतों नगर निकायों को अनुदान रेगुलर देती हैं, तो ये जो है राजस्व बजट का हिस्सा है, राजस्व आय व्यय का हिस्सा है।
ठीक है। स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करने में जो खर्च होता है सरकार का, वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि मान लीजिए सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनवाया, सरकार ने कोई अस्पताल बनवाया, तो अस्पताल का निर्माण करने में जो सरकार का खर्च हुआ वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहां पूंजीगत व्यय हो गया। अब उस अस्पताल से सरकार को जो रेगुलर इनकम होगी तो वो पूंजीगत आय का हिस्सा होगी, है ना। अस्पताल बनकर तैयार हो गया, अस्पताल के बनाने में जो भी खर्च आया वो जो है पूंजीगत व्यय का हिस्सा है। उस अस्पताल के बन जाने के बाद उससे सरकार को रेगुलर इनकम होने लगी तो वो राजस्व आय का हिस्सा हो जाएगा। उसमें अस्पताल को चलाने में सरकार का कुछ खर्च भी होगा, जैसे दवाइयां खरीदना है, जो भी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको जो है सैलरी देना, उनको वेतन देना है। तो ये जो खर्च होगा, रेगुलर जो खर्च होगा अस्पताल को चलाने में, वो होगा राजस्व व्यय, है ना। तो उसी में देखो राजस्व पूंजीगत व्यय हो गया, पहले पूंजीगत व्यय हुआ, फिर उससे राजस्व आय हो रही है, राजस्व व्यय भी हो रहा है। बाद में अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इसको संचालित करने से सरकार को कोई घाटा, कोई नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेगी सरकार? उस अस्पताल को बेच देगी। सरकार को बेचने पर जो इनकम होगी, जो आय होगी, वो पूंजीगत आय हो जाएगी, वो पूंजीगत आय में उसको काउंट किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम ऐसे उसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये है बजट के अलग अलग भाग, दो भाग के अंतर्गत अलग अलग उसके उपवर्ग हैं, है ना, उपभाग हैं। तो इस तरीके से इसको समझना है। फिर आगे इन्हीं से संबंधित जो है घाटे हैं, इसको समझने के बाद ही हम जो है घाटे, डेफिसिट समझ सकते हैं। बजटीय घाटे, बजटीय घाटा, बजटीय घाटा जो बजट, आगामी जो बजट बनाया जा रहा है, आगामी ईयर के लिए बजट बनता है, तो आगामी वर्ष में सरकार को अगर आय कम है, व्यय ज्यादा है, तो वो बजट घाटा होगा। उसमें पूंजीगत आय, राजस्व आय, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी टोटल आय कम है, टोटल व्यय ज्यादा है, यानी राजस्व आय, पूंजीगत आय कम है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय ज्यादा है, तो उसको हम कह देते हैं बजटीय घाटा। लेकिन एक आगामी वित्त वर्ष के संबंध में होता है, उसमें आगामी वित्त वर्ष में जो इनकम होने वाली है, जो खर्च होने वाला है, उसको ही सम्मिलित किया जाता है। उसके आगे क्या होगा उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, उसको कहते हैं बजटीय घाटा, है ना। टोटल आय में से, टोटल व्यय में से जब हम आय घटाते हैं तो हमें जो घाटा निकल के आता है वो बजटीय घाटा कहा जाता है ना। मतलब इनकम हमें कम हो रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उसको बजटीय घाटा कहते हैं। तो वही इसमें लिखा है, जब बजट में कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय अधिक होता है तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। इसको बजटीय घाटे को हम ऐसे निकालते हैं, कुल बजटीय व्यय माइनस कुल बजटीय प्राप्तियां, है ना। व्यय मतलब पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय दोनों इसमें सम्मिलित है, और प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां दोनों सम्मिलित है। प्राप्तियां यानी आय, इसको हम आय भी लिख सकते हैं, इनकम, है ना। एक्सपेंडिचर एंड इनकम दोनों को हम जो है यहाँ पर काउंट करते हैं। अगर हम आय को व्यय से घटाएंगे तो आय चूंकि कम है, व्यय ज्यादा है, तो माइनस में आता है। माइनस मतलब घाटा, है ना। जब हम आय में से व्यय घटाएंगे तो चूंकि आय कम है, व्यय ज्यादा है, तो फिगर कैसा आएगा? माइनस में आएगा, है ना। मान लीजिए 10 रुपए की इनकम है और 15 रुपए का खर्च है तो हमारे पास, तो -5 आएगा, तो मतलब 5 रुपए का हमें घाटा लग रहा है। वही स्थिति होती है इसमें, है ना। मतलब प्राप्तियों में से व्यय अगर घटाते हैं तो माइनस में फिगर आता है, तो उसको हम कह देते हैं घाटा। फिर आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कुल राजस्व जो प्राप्तियां हैं, कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है। यहां पर केवल राजस्व आय व्यय को सम्मिलित किया था, बजटीय घाटे में हमने सभी को सम्मिलित कर दिया। बजटीय घाटे के अंतर्गत हमें
हमने जो है राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय सबको सम्मिलित किया है। राजस्व जो घाटा है उसमें केवल राजस्व आय और राजस्व व्यय को ही सम्मिलित किया जाता है। तो राजस्व आय में से राजस्व व्यय अगर ज्यादा है, राजस्व आय कम है, राजस्व व्यय ज्यादा है, तो उसको हम कह देते हैं राजस्व घाटा, है ना। राजस्व आय की तुलना में राजस्व व्यय ज्यादा होता है तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। इसको हम ऐसे निकालते, राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। यहाँ पर भी ऐसी है, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां कम है तो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय हम घटाएंगे तो हमें जो है माइनस में फिगर आएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है दोनों के मैंने डेटा बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। राजस्व घाटा भारत के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिया हुआ है 2023-24, 2024-25 के डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। 2023-24 में जो भारत का राजस्व घाटा रहा है वो 2.6% जीडीपी से आकलित किए जाते हैं। जितने भी घाटे हैं जीडीपी से आकलित किए जाते हैं। कैसे आकलित करते हैं मैं बता दूं। जैसे राजस्व घाटा आपको निकालना है तो राजस्व घाटा रुपए में बटे टोटल जीडीपी इंटू 100, तो हमें जो है जीडीपी का राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम राजस्व घाटा निकालें जीडीपी का, राजस्व घाटा जीडीपी के संदर्भ में निकालें तो राजस्व घाटा परसेंटेज में निकालना है तो राजस्व घाटा ये रुपए में बटे जीडीपी रुपए में इंटू 100, तो हमें जो है जीडीपी राजस्व घाटा जो है परसेंटेज जीडीपी के परसेंटेज में प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप निकालना है। हालांकि निकालने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, तो मैंने समझने के हिसाब से बताया है। 2024-25 में ये अनुमान लगाया गया है कि 1.8% रहेगा। ये वास्तविक अनुमान 2023-24 के 2024-25 के बजट अनुमान है, यानी हमारे बजट में ये अनुमान लगाया गया था कि 1.8% जीडीपी का होगा, जो पहले 2.6%। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 2023-24 में 0.4% था। ये एक्चुअली राजस्व अधिशेष है, ये रेवेन्यू सरप्लस उसको कहा जाता है। ये घाटा नहीं है, ये अधिशेष है ना। मतलब क्या है कि आय ज्यादा है और व्यय कम है ना। मध्य प्रदेश में राजस्व आय ज्यादा है और राजस्व व्यय कम है, तो जो है हमें सरप्लस प्राप्त हुआ है, रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है, वो है 0.4%। यहां पर ये घाटा है क्योंकि यहां पर आय कम है और व्यय ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा है, मध्य प्रदेश में आय ज्यादा है व्यय कम है। तो हमें जो है जो भी राजस्व अवशेष प्राप्त हुआ है वो 0.4% प्राप्त हुआ है जीडीपी का। ये वास्तविक अनुमान है। इस तरीके से 2024-25 में राजस्व अवशेष का जो अनुमान है वो है 0.11% जीडीपी का, ये आकलन किया गया है। ये दोनों ही जो है राजस्व अधिशेष है, यानी रेवेन्यू सरप्लस है, यानी हमें जो है फायदा है ना, हमें नुकसान नहीं है, फायदा, घाटा नहीं है, फायदा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों राजस्व अवशेष हैं, ये घाटे हैं भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अवशेष इस प्रकार आता है। इसी प्रकार प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा ये इसी बार मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। इकोनॉमी राजस्व घाटा तो है, प्रभावी राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन इसी 2024 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने मेंस का जब इकोनॉमी कराया था तो उसमें जो है इसको काफी डिटेल में बताया था। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे से ही निकाला जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिया गया अनुदान। मैंने भी समझाया है कि स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिया गया जो अनुदान होता है, ये होता है पूंजीगत व्यय, ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। हम राजस्व घाटा जब निकालते हैं तो ओवरऑल अनुदान उसमें ऐड कर देते हैं, पूरा अनुदान उसमें इंक्लूड हो जाता है, जबकि ये जो अनुदान है ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है।
इसलिए जब हम प्रभावी राजस्व घाटा निकालते हैं तो राजस्व घाटे में से ये अमाउंट निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ रहा है, पूंजीगत बजट का हिस्सा है। जबकि राजस्व घाटे में इसको भी इंक्लूड कर दिया, टोटल अनुदान की राशि उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। उसमें कुछ अनुदान की राशि जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आ रही है और ज्यादातर राजस्व व्यय के अंतर्गत आती है, और ये अमाउंट जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है जो राजस्व घाटे का हिस्सा है। लेकिन जब प्रभावी राजस्व घाटा हम निकालते हैं तो ये जो अमाउंट जो राजस्व घाटे में इंक्लूड हो गया है उसको इसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस एग्जाम में इसी बार। राजकोषीय घाटा, ये पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजकोषीय घाटा कितना है ये पूछा गया, कितना परसेंट है जीडीपी का, और सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो मैंने पहले राजकोषीय घाटा को यहाँ पर समझाया है, फिर उसके डेटा आपको दिए हैं। राजकोषीय घाटा क्या है? जब बजटीय घाटे में सरकार की संपूर्ण देयताओं को सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसको हम कह देते हैं राजकोषीय घाटा। बजटीय घाटे में कुछ अमाउंट जो है सम्मिलित नहीं होते हैं, मतलब सरकार की जो देनदारी होती है वो सम्मिलित नहीं होती है, संपूर्ण देनदारी सरकार की बजटीय घाटे में सम्मिलित नहीं होती है, क्योंकि बजटीय घाटे में वही अमाउंट सम्मिलित होता है जो उस वर्ष सरकार को चुकाना है। जो देनदारी सरकार को उस वर्ष चुकाना है, उस वित्त वर्ष में चुकाना है, केवल उसी को ही बजटीय घाटे में सम्मिलित किया जाता है ना। संपूर्ण देनदारियां जो है बजटीय घाटे में सम्मिलित नहीं होती हैं। जब संपूर्ण देनदारियां बजटीय घाटे में सम्मिलित कर दी जाती हैं तो वो बन जाता है राजकोषीय घाटा, है ना। तो वही चीज में लिखिए, जब बजटीय घाटे में सरकार की संपूर्ण देयताओं को सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये सबसे बड़ा घाटा है। पहले इसके पहले 1991 में आया, ये 1991 के पहले बजटीय घाटा सबसे बड़ा घाटा माना जाता था ना। पहले किसी ने दिमाग इतना नहीं लगा पाया कि यार बजटीय घाटे से भी कोई बड़ा घाटा हो सकता है राजकोषीय घाटा जैसा, है ना। तो इसके बारे में जो विचार है ये काफी बाद में किया गया, है ना। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दूं, इस पर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें। इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ राजकोषीय घाटा वाला, बजटीय घाटा प्लस सरकार की संपूर्ण देयताएं, इसमें सार्वजनिक ऋण और आरबीआई से लिया गया उधार सब कुछ सम्मिलित कर दिया जाता है, तो हम उसको बजटीय घाटे राजकोषीय घाटे में के अंतर्गत रखते हैं। इसमें मैं एक बार बता दूं कि जैसे संपूर्ण देयताओं का मतलब क्या है ये आपको समझना है। देखो, जो हमारा बजट होता है आगामी वर्ष, मान लीजिए 2025-26 का भी बजट बनने वाला है, तो 2025-26 में उन्हीं व्ययों को सम्मिलित किया जाएगा जो सरकार को करने हैं, है ना। मान लीजिए सरकार के ऊपर जो है 100 करोड़ का कर्ज है ना, 100 करोड़ का सरकार के ऊपर कर्ज है, तो आगामी जो वित्त वर्ष है उसमें सरकार को पूरा 100 करोड़ तो चुकाना नहीं है। अगर 100 करोड़ चुका रही है तो फिर राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा बराबर हो जाएगा, सेम रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार मान लीजिए 50 करोड़ जो है चुका रही है ना, सरकार आगामी वित्त वर्ष में केवल 50 करोड़ चुका रही है, तो 50 करोड़ का अमाउंट जो है बचा हुआ है उसको फ्यूचर में सरकार को चुकाना है, वो सरकार की देनदारी है, लायबिलिटी है ना। तो 50 करोड़ का तो अमाउंट बजटीय घाटे में सम्मिलित है, बचा हुआ 50 करोड़ का अमाउंट बजटीय घाटे में सम्मिलित नहीं है, वो देनदारी आगे चुकाना है। तो जब हम पूरा अमाउंट यानी 50 करोड़ का जो अमाउंट बचा हुआ है चुकाने के लिए, वो भी जब हम बजटीय घाटे में सम्मिलित कर देंगे तो वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में सरकार को चुकाना है। आगामी वित्त वर्ष में अभी नहीं चुका पा रही सरकार, तो वो बचा हुआ अमाउंट है, तो वो बचा हुआ जो अमाउंट है सरकार की जो बची हुई देनदारी है, लायबिलिटी है, जब उसको भी बजटीय घाटे में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा राजकोषीय घाटा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है। इसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता है, सारी देनदारियां जो है उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो ये है
राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का सबसे पहले जो इसके संबंध में सिफारिश है वो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने की थी। भारत में बजटी व्यवस्था में राजकोषीय घाटे की संस्तुति सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा 1985 में की गई थी। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को पहली बार प्रस्तुत किया। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, तो यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे इस समय, तो उन्होंने जो है पहली बार बजट में राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत किया, राजकोषीय घाटे को इंक्लूड किया। इसके पहले जो है किसी ने इंक्लूड नहीं किया था। तो ये जो विचार है डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी एग्जाम में बन सकता है कि बजट को डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौन सी देन कही जाती है। राजकोषीय घाटे देन है। इसके अलावा आर्थिक सुधारों को जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। उदारीकरण, निजीकरण का दौर इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। उसी मार्ग पर हमारा भारत चल रहा है और उसी आधार पर आगे भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो ये है इस तरीके से राजकोषीय घाटे के संबंध में। फिर इसके डेटा यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। राजकोषीय घाटे के डेटा भारत तथा मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। 2023-24 का जो डेटा है राजकोषीय घाटे का वो है 5.6%। ये जीडीपी का है और वास्तविक अनुमान है। इसको भी वैसे निकाल दे जैसे मैंने राजस्व घाटा निकाल के बताया था ना। राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए क्या करते हैं, राजकोषीय घाटा जो रुपए में आया है ना, उसको हम लेंगे और उसमें जीडीपी को डिवाइड कर देंगे, रुपए में जीडीपी को डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले तो रुपए में निकाला जाता है, जैसे जीडीपी है तो जीडीपी पहले रुपए में निकाली जाती है, फिर उसमें वृद्धि कितनी हुई वो हम परसेंटेज में उसको निकालते हैं, है ना। तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि जीडीपी का परसेंटेज, जीडीपी में वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने तरीका आप लोगों को बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो पुराने नहीं देखे हैं, मेरे पुराने वीडियो मैंने 4 वीडियो जो है बनाए हैं और अपलोड भी हो गए हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लें। और अभी जो चैनल में नए जुड़े हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें ताकि उनको भी उसका फायदा मिल सके। क्योंकि इकोनॉमी में जो है बहुत समस्याएं हैं। इकोनॉमी पढ़ाने वाले जो हैं उनको एक्चुअली जो है उस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पढ़ा देते हैं, एक्चुअल चीजें बता देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही बता पाएगा इकोनॉमी के अंतर्गत जिसको उसका नॉलेज होगा, जो अनुभवी होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए आप लोगों को डेटा बता रहा हूँ ताकि उस डेटा को याद रखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें और इसको रेगुलर फॉलो करते रहें, रेगुलर जुड़े रहें, तो आपको जो है बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि मैं बहुत प्रॉपर चीजें जो है आप लोगों को बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। हाँ, तो 5.6% जीडीपी का राजकोषीय घाटा रहा है 2023-24 का वास्तविक अनुमान है। 2024-25 में 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, बजट अनुमान है ये जीडीपी का। और लक्ष्य जो है 2025-26 में लक्ष्य रखा गया है कि 4.5% तक जीडीपी का राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ये लक्ष्य है ना। ये जो है केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025-26 तक जो है जो राजकोषीय घाटा वो जीडीपी का कितना हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। ऐसा लक्ष्य डिसाइड किया गया है भारत सरकार द्वारा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो राजकोषीय घाटा है वो 2023-24 में रहा है 4.02% या 4% भी हम कह सकते हैं, चल जाएगा। ये जीएसडीपी का है। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है, शॉर्ट में कहते हैं जीएसडीपी। यहाँ पे जीडीपी कहते हैं, वहां पे जीएसडीपी कहा जाता है। ये अगर रुपए में कहें तो 55,708 करोड़ रुपए
ये जो है राजकोषीय घाटा रहा है, ये वास्तविक अनुमान है। 2024-25 में जो बजट अनुमान लगाया गया है वो 4.1% लगभग उसी के आसपास है जीएसडीपी का, और ये रहेगा 62,564 करोड़ रुपए जो है ये राजकोषीय घाटा रहेगा, ऐसा बजट अनुमान लगाया गया है ना। तो ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद मैंने ये बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 2024-25 में राजकोषीय घाटा 3.5% तक रखने की अनुमति दी है ना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 2024-25 में के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का बताया है, कहा है कि भाई 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है ना। अभी हमारे यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में स्थिति आप देखें तो 4% के आसपास है, लेकिन उसने बोला है कि 3.5% से ज्यादा किसी राज्य में राजकोषीय घाटा 2024-25 में नहीं होना चाहिए, इस तरह का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कितना रखने का निर्देश दिया गया है। इसी तरीके से प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं? जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को माइनस कर दिया जाता है, यानी सरकार ने जो ब्याज चुकाया है उसको जब हम घटा देते हैं राजकोषीय घाटे में से, तो हमें प्राथमिक घाटा मिल जाता है ना। सरकार जो है हर वर्ष जो है ब्याज चुका रही है, ब्याज का बहुत बड़ा एक अमाउंट है ना। सरकारी व्यय के अंतर्गत सरकार ब्याज का एक बहुत बड़ा अमाउंट, सबसे बड़ा अमाउंट वही है। तो इस ब्याज के अमाउंट को अगर घटा दिया जाएगा राजकोषीय घाटे से, तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा, है ना। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ये सबसे छोटा घाटा है, राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा है और ये सबसे छोटा घाटा है। तो प्राथमिक घाटा हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, राजकोषीय घाटा बराबर ब्याज अदायगी, यानी ब्याज जो चुकाया गया है वो अमाउंट इसमें घटाया जाता है राजकोषीय घाटे में। फिर इसके डेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसी तरीके जैसे हमने राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा पढ़ा है, उसके डेटा पढ़े हैं, वैसे ही प्राथमिक घाटे के डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं भारत और मध्य प्रदेश। भारत में 2023-24 में जो प्राथमिक घाटा रहा है, वास्तविक अनुमान उसके जीडीपी का 2.0%, वहीं बजट अनुमान 2024-25 के रहे हैं 1.4% जीडीपी का, ये बजट अनुमान है ना। 2% रहा है 2023-24 में, ये एक्चुअल एस्टिमेट है, वास्तविक अनुमान है। और 2024-25 में जो बजट आया था उसमें जो अनुमान लगाया गया तो 1.4% जीडीपी का। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 2023-24 में जीडीपी का जो प्राथमिक घाटा रहा है वो 2.0% सेम है। देखो 2.0% भारत का सेम अवधि में और 2.0% मध्य प्रदेश का सेम अवधि में, वास्तविक अनुमान है। 2024-25 में ये रहने का जो अनुमान, बजट अनुमान लगाया गया है मध्य प्रदेश में, वो है 2.3% जीडीपी का। यहाँ पर जो है 1.4% है भारत में 2024-25 में बजट अनुमान, लेकिन मध्य प्रदेश में ये ज्यादा है, 2.3% है 2024-25 में जीडीपी का। तो यहाँ तक मैंने आज कंप्लीट कराया है। इसके आगे हम अभी इसमें गरीबी, रोजगारी, व्यापार, निवेश, फिर इसी में हम आगे पढ़ने वाले हैं अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कृषि है, उद्योग है, सेवा है, इनमें जो है मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है भारत के संदर्भ में। फिर अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, उन योजनाओं में मध्य प्रदेश का स्टेटस क्या है, क्या स्थिति है। तो इस तरीके से हमें अभी करीब 2 वीडियो मेरे ख्याल से इसके रहेंगे, तब हम जो है ये पहला टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।